गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि मिलिंग मशीन क्या होती है, मिलिंग मशीन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मिलिंग मशीन की स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। तो कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम इसमें। हम मिलिंग मशीन के कंपोनेंट्स या पार्ट्स के नाम देखेंगे, कौन कौन से होते हैं और क्या फंक्शन होता है। फिर हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे कि स्पेसिफिकेशंस। तो ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मिलिंग मशीन के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। लास्ट में हम देखेंगे स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं मिलिंग मशीन की। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको मेन पॉइंट समझना है कि मिलिंग मशीन का जो एक्यूरेट नेम है वो मिलिंग मशीन टूल है। मैं आप बार बार आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि ये मशीन नहीं होती है। जैसे लेथ मशीन का पूरा नाम क्या था, लेथ मशीन टूल। उसी तरीके से शेपर मशीन टूल, उसी तरीके से मिलिंग मशीन टूल। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, मिलिंग मशीन टूल। तो इसकी हैबिट आप बना लीजिए कि आपको एक्यूरेट नेम पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मिलिंग मशीन नहीं बोलना, उसको मिलिंग मशीन टूल बनाना है। मैं आप रिपीट कर देता हूं, मशीन टूल वो डिवाइस होते हैं जो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको डिजायर्ड शेप और साइज प्रोवाइड करते हैं। ऐसी मशीन जो कटिंग करके आपको रिक्वायर्ड शेप और साइज प्रोवाइड कराए उसी को मशीन टूल बुलाते हैं। अगर मिलिंग मशीन है तो मिलिंग मशीन टूल हम उसको बुलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इस तरह की मिलिंग मशीन आपके वर्कशॉप में, कॉलेज में, ठीक है, आपको इस टाइप से दिखाई जाती है। ये हमारी हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन है। हमारे पास वर्टिकल मिलिंग मशीन भी होती है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन भी होती है। ठीक है, तो जनरली तीन तरह की मिलिंग मशीन के नाम आप सुनते हो। एक वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है, वर्टिकल मिलिंग, एक हॉरिजेंटल मिलिंग, और एक होती है यूनिवर्सल। ठीक है, जनरली जो आपके कॉलेज में, ठीक है, या वर्कशॉप में आपको हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन देखने को मिलती है। वर्टिकल भी होती है कहीं कहीं पर, ठीक है, यूनिवर्सल आप बहुत रेयरली देखते हो। अब हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन को पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि वर्टिकल में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, पर बेसिक आपको समझना है हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन से। तो सबसे पहले कंपोनेंट समझिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है बेस। क्या होता है बेस? बेस फाउंडेशन। किसी भी मशीन का फाउंडेशन बेस होता है और ये ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ग्रे कास्ट आयरन का? प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि बेस जनरली ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल से बनता है। क्यों बनता है? जिससे कि वाइब्रेशन को आप एब्जॉर्ब कर सके। जब ये मिलिंग चलेगी तो ये वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट, जो वाइब्रेशन है वो यहाँ तक पहुंचेंगे और इसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जिस मटेरियल के अंदर होती है उसी मटेरियल का बेस आप बनाओगे। तो ये सबसे अच्छा मटेरियल होता है ग्रे कास्ट आयरन, जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, एबिलिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा कॉलम। क्या होता है? कॉलम। कॉलम देखिए, बेस के एक एंड पे कॉलम लगा हुआ है। कॉलम वर्टिकल कंपोनेंट होता है जनरली। ठीक है, कॉलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलम के अंदर आप देखिए, यहाँ पे देखिए, कॉलम के साथ बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। कॉलम के एक, ये वाला दिख रहा होगा आपको, इसे नी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? हम नी। देखिए, एक पोर्शन में नी लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए इसको आर्बर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? हम आर्बर। आर्बर का एक एंड पे स्पिंडल लगा होता है। क्या नाम है इसका? स्पिंडल। ध्यान से समझिए। तो आप समझ पा रहे हो कि कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि कॉलम आपको नी को भी सपोर्ट कर रहा है,
ठीक है। स्पिंडल भी लगा हुआ है कॉलम के ऊपर, और स्पिंडल पे आर्बर लगा हुआ है, आर्बर के ऊपर कटर होता है, वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये समझिए, कॉलम एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो सपोर्टिंग फ्रेम की तरह काम करता है। ये सपोर्टिंग फ्रेम है आपका, ठीक है। ये इसके अंदर मोटर है आपकी, ठीक है, इसके अंदर मोटर है, इसके अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म है। तो अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये एक तरीके से इसके अंदर हाउसिंग के क्या होगा, मोटर है, ठीक है। कौन कौन सी मैकेनिज्म है इसके अंदर, देखिए मोटर है, मोटर ही तो आपका मेन पावर सोर्स है ना, वही इसके अंदर लगा हुआ है। तो कॉलम के अंदर आपका मोटर है, ड्राइविंग मैकेनिज्म लगी होती है, मोटर के साथ क्या लगी होती है, ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म, मोटर एंड अदर ड्राइविंग मैकेनिज्म, जैसे कि ट्रांसमिशन डिवाइस जो भी है, वो सारे आपके कॉलम में लगे होंगे। कॉलम सपोर्ट करता है आर्बर को भी, नी को भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट हम समझते हैं नी। अभी तक दो कंपोनेंट देखे हमने, बेस, बेस तो फाउंडेशन है जो सभी को सपोर्ट करेगा, पूरे मशीन के रिमेनिंग पार्ट्स को। कॉलम एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर मेनली ड्राइविंग मैकेनिज्म जैसे कि मोटर वो लगी होती है, और ये कुछ कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, जैसे नी को भी कर रहा है, ठीक है, स्पिंडल को कर रहा है। तो अब नी को समझते हैं। देखिए नी का नाम क्यों दिया, नी का नाम ऐसा लिया जैसे घुटने होते हैं ना, उस तरह की शेप है, इसीलिए हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन का जो ये वाली है ना, इसका नी एंड कॉलम मिलिंग मशीन भी बुलाते हैं। क्या नाम है इसका, इसका जो ये शेप मैं दिखा रहा हूँ इसका नाम है नी एंड कॉलम। यहाँ पे लिख देते हैं नी एंड कॉलम मिलिंग मशीन, और पूरा नाम लिखोगे तो मशीन टू। हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन के अंदर नी की शेप की मिलिंग है, इसीलिए इसका पूरा नाम दिया गया है नी एंड कॉलम। नी एंड कॉलम, देखो नी और कॉलम ये दो कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है। नी क्यों है, घुटने जैसी शेप है इसकी, ठीक है। अब नी के ऊपर क्या लगा होता है, ध्यान से समझिए, ये सैडल है, क्या है, सैडल। नी के जस्ट ऊपर क्या लगा होगा, इसका नाम है सैडल, और सैडल के ऊपर होता है टेबल, ये आपकी टेबल है, और टेबल पे हम वर्कपीस को लगाते हैं। तो नी, नी के अंदर कौन कौन सी मोशन हो सकती है, ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, या मैं बोलूं वर्टिकली अप एंड डाउन कर सकते हैं नी को। सैडल में मान लेते हैं जेड एक्सिस, मान लेते हैं हम इसको, क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस। सैडल आपकी मूव कर सकती है, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है आपकी, ठीक है, इस तरीके से लीनियर मोशन है, इस तरीके से हो सकती है। टेबल, टेबल को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये जेड है, और ये वाई है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक्सिस दिखाऊं, मान लेते हैं ये वाई है आपकी, ठीक है, इसको मान रहे हैं हम जेड, और इसको ले रहे हैं हम एक्स, ये हमारी थ्री एक्सिस है। तो वाई में कौन मूव कर रहा है, नी, सैडल किस में कर रहा है, इस तरीके से, और टेबल कर रहा है इस तरीके से। तो थ्री एक्सिस मशीन भी इसको बुलाते हैं हम, ठीक है। तो फिर टेबल थ्री एक्सिस में मूव कर सकती है। देखिए टेबल के ऊपर वर्क पीस लगा होगा, जिसमें हम फीड देंगे, क्या देंगे आपको, फीड। टेबल के ऊपर मैंने दिखाया नहीं है, बट आप इसमें समझिए कि इसके ऊपर ही तो वर्क पीस लगा होगा, ये वर्क पीस है आपका, ये कोई वर्क पीस है जिसको हम कट करेंगे। तो वर्क पीस टेबल पे लगा हुआ है, तो वर्क पीस में कितनी मोशन दे सकते हैं, देखिए टेबल से दीजिए एक्स एक्सिस में, सैडल से दीजिए जेड एक्सिस में, और वाई एक्सिस में दीजिए नीचे। तो इसीलिए इसको थ्री एक्सिस मशीन भी बुलाते हैं। नेक्स्ट होता है नी को, आप समझ गए होंगे, नी एक ऐसा कंपोनेंट है जो सैडल को सपोर्ट करता है, और सैडल के ऊपर टेबल लगी होती है। नी को एक कंपोनेंट है नीचे, वो पार्शियली सपोर्ट करता है। नी को सपोर्ट करने वाले दो कंपोनेंट है, एक तो कॉलम कर रहा है, दो एलिवेटिंग स्क्रू, क्या नाम है इसका, नी के नीचे देखिए एक स्क्रू जैसा दिखाया मैंने, इसका नाम होता है एलिवेटिंग स्क्रू, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेटिंग स्क्रू। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलम को
मिलिंग मशीन में कॉलम को कौन कौन सपोर्ट करता है? तो आप बोलोगे एक तो नी को कॉलम सपोर्ट करेगा और एक एलिवेटिंग स्क्रू, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं नी को। मैं रिपीट कर देता हूं, नी एक ऐसा कंपोनेंट होता है मिलिंग मशीन में जो दो जगह से सपोर्ट मिलती है, जिसको एक एलिवेटिंग स्क्रू और एक कॉलम जिसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, नी कितने मोशन रखता है? नी वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, वर्टिकली अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। नी के ऊपर क्या क्या लगा होता है? नी सपोर्ट करता है सैडल को, नी के ऊपर सैडल होगा, सैडल के ऊपर टेबल होगी, टेबल में क्या होते हैं, जनरली टी स्लॉट बने होते हैं और वहां पे हम वाइस को या फिक्सर को लगा के वर्क पीस को रख देते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखो, वर्क पीस तो यहाँ रख दिया, अब वर्क पीस को कट कौन करेगा? ये कटिंग टूल है, दिस इज योर कटिंग टूल। कटिंग टूल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। तो मिलिंग मशीन के अंदर टूल कैसा होता है? मल्टी पॉइंट कटिंग एजिस बोलिए, ऐसा कटिंग टूल होता है जिसके पास मल्टी पॉइंट कटिंग एजिस होती है। देखिए अभी तक हमने शेपर को पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में और लेथ मशीन को, दोनों ही जनरली देखो, शेपर तो हमेशा ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करती है। लेथ मशीन में हम मोस्टली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज करते हैं, एक्सेप्ट ड्रिलिंग। ड्रिलिंग एक ऐसा टूल है जिसमें 2 कटिंग एज होते हैं, उसके अलावा जो भी ऑपरेशन है वो जनरली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रखते हैं। तो अब इस मशीन की बात करें तो ये हमेशा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिंग के अंदर कटिंग टूल कैसा यूज करते हैं, तो आप बोलोगे मिलिंग, चाहे वो वर्टिकल मिलिंग हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग हो, चाहे वो यूनिवर्सल मिलिंग हो, वो हमेशा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करेगा। इसीलिए इसका मेटल रिमूवल रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेटल रिमूवल रेट को आपको समझाते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट इसमें आपको समझना है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होने के कारण इसका मेटल रिमूवल रेट क्या होता है? हाई होता है। हाई हाई होता है मेटल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल रेट का मतलब क्या होता है? मेटल किस रेट से रिमूव हो रहा है, ठीक है। कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है 1 मिनट में, ठीक है, या 1 सेकंड में, ठीक है, किसी में भी ले सकते हो आप यूनिट। तो मतलब रिमूव कितना मटेरियल हो रहा है कितने टाइम में, उसी को हम बुलाते हैं मेटल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल रेट का मतलब हमेशा होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के में। कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम में भी हो सकता है और केजी में भी हो सकता है, केजी पर मिनट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कितने ग्राम मटेरियल रिमूव हो रहा है 1 मिनट में, या आप ऐसे बोल सकते हो कितना, सॉरी, MMQ, कितना वॉल्यूम मटेरियल रिमूव हो रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना रिमूव हो रहा है या कितना मास रिमूव हो रहा है, तो वो होता है हमारा मेटल रिमूवल रेट। तो इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कटिंग टूल ज्यादा है, ठीक है। इसमें कटिंग टूल ज्यादा है, कटिंग टूल मतलब कटिंग एजिस, मल्टी पॉइंट कटिंग एज है, इसलिए ये 1 मिनट में ज्यादा मटेरियल को रिमूव कर सकता है एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें लेथ मशीन से या शेपर मशीन से, तो ये 1 मिनट में ज्यादा मटेरियल को रिमूव कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास कटिंग एज ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये सारे कटिंग एज को शो कर रहे हैं, ये एक व्हील टाइप का एक टूल है, ठीक है, और ये सारे कटिंग एज लगे हुए हैं। इसको कटिंग एज किस पे लगा हुआ है? इसका नाम है आर्बर। क्या नाम है इसका? आर्बर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिंग मशीन में कटिंग टूल को किस पे लगते हैं, किस पे लगता है? आर्बर पे। मैं रिपीट कर देता हूं, लेथ मशीन में कटिंग टूल लगता था टूल पोस्ट पे, जबकि
जबकि शेपर में वो लगता था आर्म के ऊपर, ठीक है, सॉरी रैम के ऊपर। यहाँ पे आर्बर आर्बर पे लगा हुआ है कटिंग टूल, ठीक है। अब देखिए ये जो ओवर आर्म है, लास्ट हमारा कंपोनेंट है ओवर आर्म। ओवर आर्म क्या है, कॉलम के बिल्कुल टॉप पे लगा होता है ओवर आर्म। ये आर्बर को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, तो इसको हम आर्बर सपोर्ट भी बुलाते हैं। इसका क्या नाम है, आर्बर। तो ये आर्बर को सपोर्ट करता है। कॉलम के एंड पे ओवर आर्म लगा होगा जो कि आर्बर को भी सपोर्ट करता है। तो जनरली कितने कंपोनेंट हो गए, बेस हो गया, नी हो गया, कॉलम हो गया, एलिवेटिंग स्क्रू हो गया, ठीक है, सैडल हो गया, टेबल हो गई, आपका यहाँ पे स्पिंडल हो गया, आर्बर हो गया, कटिंग टूल हो गया, और आर्बर सपोर्ट हो गया, और ओवर आर्म हो गया। ये हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, ठीक है। वर्किंग को आप समझिए होंगे, वर्किंग क्या है, ये घूमेगा कटिंग टूल और हम वर्क पीस को फीड देंगे। हम एक्स एक्सिस में भी दे सकते हैं, वाई में भी दे सकते हैं, और जेड में भी। तो टूल रोटेट करेगा और वर्क पीस को लीनियर हम फीड देंगे, लीनियर फीड देंगे। ये कुछ कुछ लेथ मशीन जैसा है। लेथ मशीन में वर्क पीस रोटेट करता था, यहाँ पे टूल रोटेट करता है। शेपर के अंदर कोई भी चीज रोटेट नहीं करती है, ना तो टूल ना ही वर्क पीस। वहां पे रेसिप्रोकेट मोशन था। यहाँ पे एक रोटरी मोशन है और एक लीनियर मोशन है, एक लीनियर मोशन है और एक रोटरी मोशन है। ये दो मोशन है जिसकी हेल्प से आप कटिंग प्रोवाइड करते हो वर्क पीस के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि इसकी खूबियां क्या है, ठीक है। जैसे आप कोई भी मशीन परचेज करने जाओगे, मान लीजिए गाड़ी परचेज करने जा रहे हो, तो आप बोलते हो क्या स्पेसिफिकेशन है या क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। तो आप बोलोगे इतने इसका इतनी लेंथ है गाड़ी की, इतनी विड्थ है, इतने सीट है इसके अंदर, 4 सीटर है या 6 सीटर है, 10 सीटर है। तो वो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। उसी तरीके से हम मशीन की स्पेसिफिकेशन बताते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी जनरली, ये मूव पहली होती है सबसे इंपॉर्टेंट, मूव, ट्रेवल कितना कर सकती है, एक्स एक्सिस में, वाई में और जेड में कितना ट्रेवल है, इसे बुलाते हैं हम ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन। आपकी ट्रेवल कितना है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन हो गया ट्रेवल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, स्पीड कितनी है इसकी, कितनी आरपीएम चेंज हो सकती है, कितनी स्पीड में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट होता है कि फ्लोर स्पेस कितना चाहिए इसको रखने के लिए, और सबसे लास्ट होता है वेट कितना है इसका, ठीक है, वेट कितना है। तो उसको हम लिख देते हैं एक साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पेसिफिकेशंस। कोई भी मशीन आप पढ़ोगे तो हमेशा स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए स्पेसिफिकेशंस जनरली किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो परचेज करते हैं। आप किसी भी मशीन को परचेज करोगे तो आपके लिए स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वर्क पीस को आप कट करना चाहते हो, क्या वो वर्क पीस कट हो भी जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। जो डायमेंशन आपकी वर्क पीस है, क्या वो सूट करती है इस मशीन को। क्या पता आपका वर्क पीस की लेंथ इतनी ज्यादा है, इस टेबल पे आए ना, टेबल पे नहीं आएगी तो फिर वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपकी लिए इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिकेशन। जब भी परचेज करते हैं तो हम ध्यान देते हैं स्पेसिफिकेशन पे। तो इसलिए आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या है। तो स्पेसिफिकेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ किस किस में, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस एंड वर्टिकल। तो सबसे पहला क्या है, मैक्सिमम लेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस एंड वर्टिकल ट्रेवल। इसको आप ऐसे भी बुला सकते हो, एक्स वाई और जेड में मैक्सिमम कितनी कितना मोशन हो सकता है, ठीक है, कितना मोशन, वही समझाया था मैंने आपको, एक्स वाई और जेड में कितना मूव कर सकते हो आप, उसी को बुलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि स्पीड में कितना चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स, नंबर ऑफ
स्पिंडल फीड्स। देखिए एक ही चीज है जो रोटेट कर रही है, वो स्पिंडल है। स्पिंडल पे आर्बर रोटेट कर रहा है, आर्बर के कारण कटिंग टूल रोटेट कर रहा है। तो मेन तो हम इसकी बात करेंगे स्पिंडल की। स्पिंडल मोटर से लगी होती है, ठीक है। मोटर इसको रोटेट करती है स्पिंडल को, और स्पिंडल रोटेट करता है आर्बर को। आर्बर पे लगा हुआ है कटिंग टूल, इसलिए कटिंग टूल भी रोटेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोर स्पेस कितना चाहिए आपको? फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है। वेट कितना चाहिए आपको? सॉरी, वेट कितना है मशीन का? तो ये जनरली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा फ्लो, कौन कौन सी एक्सिस पे कितना लेंथ मूव कर सकती है स्पिंडल, कितनी स्पीड है, कितनी तरह की स्पीड है आपके पास, ठीक है। मतलब हो सकता है मशीन के पास दो ही गियर हो चेंज करने के लिए, तो दो ही वेरिएबल है। फ्लोर स्पेस कितना चाहिए मशीन को रखने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ टेबल स्पीड्स एंड फीड्स, एक और ले सकते हो आप, स्पीड के साथ फीड भी लिख सकते हो, ठीक है, फीड्स। तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन होती है। अब आते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन होती तो क्या अंतर होता। अगर वर्टिकल मिलिंग मशीन होती तो आर्बर आपका वर्टिकल होता, कैसा होता, वर्टिकल। और जो ये टूल लगा हुआ है वो एंड कटिंग टूल बन जाता। क्या बन जाता? एंड कटिंग टूल। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग मशीन में जनरली क्या डिफरेंस होता है, तो आर्बर की लोकेशन, आर्बर इसमें हॉरिजॉन्टल रहता है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में, और वर्टिकल मिलिंग मशीन में आर्बर की पोजीशन क्या होती है, वर्टिकल। और जो टूल लगा होता है वो आर्बर के एंड पे लगा होता है। मान लीजिए अभी आर्बर ऐसा है, ठीक है, ये आर्बर है, आर्बर, ये स्पिंडल है, बीच में कहीं पे टूल लगा दिया आपने, कटिंग टूल। अगर ये वर्टिकल मिलिंग मशीन होती तो आर्बर की शेप ये होती, और यहाँ पे कटिंग टूल होता एंड पे, ठीक है, एंड पे कटिंग टूल होता है वहां पे। तो यही हमारा मेन डिफरेंस होता है। तो अभी तक हमने 3 मशीन टूल कर चुके हैं हम, लेथ मशीन टूल, शेपर मशीन टूल और मिलिंग मशीन टूल। थैंक यू।